नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे सीटेट सॉल्व पेपर की, बात करेंगे मैथ्स गणित के पेपर की बात करेंगे। दोस्तों आप सीडीपी या अदर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं कि मैथ्स में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो चलिए वो प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे कैसे आप मैथमेटिक्स के जो आपके कंसेप्ट के 15 नंबर का रहता है वो आप कैसे आप यहाँ पे 12 से प्लस ये का स्कोर कर पाएँ। यानी कि विथ सीडीपी मिला के 30 में से यहाँ पे 25 प्लस का स्कोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए। तो मैथ्स की जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो दूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस पेपर का जो ओल्ड पेपर आपका 2022 का, उसको संपूर्ण हल सहित आपको बताने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बात दिल से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नो डाउट, बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में पूछा गया था कि 2/7 धन 7/2 बराबर है इज इक्वल टू, जी हाँ, 2/7 प्लस 7/2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना होता है। तो इसके लिए सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल से इसमें एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कैसे लिया जाता है? नीचे के भाग का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 और 7 का आपको एलसीएम ले लेना है। 2 7 का एलसीएम 14 होता है, सभी लोग जानते हैं 14 आएगा। अब इसको यहाँ पे आपको डिवाइडेशन करेंगे, कितने बार जाएगा? ठीक है, तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 2 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 सत्ते 14 होता है, 7 बार जाएगा और ऊपर 7 है, 7 सत्ता 49 हो जाएगा। यानी 4 + 49 यानी 4 धन 49/14 आ जाएगा। 49 और 4 को जोड़ेंगे तो बराबर हमारा आएगा 53/14। लेकिन आप देखेंगे 53/14 ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसको हम भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में भाग करके। तो 14 तिया 42, 3 बार आएगा तो 3 सही 11/14, यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया वैसे केवल एलसीएम लेना है। ठीक है, इस प्रकार के को सोल्यूशन करने के लिए आपको एलसीएम ले लेना है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो अवरोही क्रम में हमें बताना है। क्या यहाँ पे बताना सभी लोगों को? अवरोही क्रम जो एग्जाम में पूछा है, आरोही और अवरोही क्रम आपको जो पूछा जाता है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स को हमें सेटअप करना है। तो देखिए अवरोही यहाँ पे दिया गया है, तो अवरोही का हमें क्या कैसे क्रम में निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। देखिए अवरोही वहाँ पे होता है जब संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी की अंक की घटती, जैसे 10 के बाद आ जाए 8 आए, 7 आए, 5 आए, 4 आए, ये हमारा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो पहले हमें बड़ी संख्या यहाँ पे देखना पड़ेगा जो दशमलव में दी गई है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये हमारा अवरोही क्रम में दिया गया है। 20.20, 2.20, 2.002, 2.002, 2.002, 0.22। ठीक है, तो जीरो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी दशमलव में जीरो की वैल्यू समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप दशमलव में जीरो की वैल्यू समझ जाएंगे तो आसान होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि 4, 5, 6 के सबसे छोटे सारगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर बताना है। अब यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6 एंड 10। केवल 2 लाइन का उत्तर है, समय वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। 2 लाइन में आप जवाब देंगे और उत्तर दे पाएंगे। अब आप बोलेंगे कैसे, आइए देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम 4, 5, 6 को हमें क्या कर लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो 4, 5, 6 दोनों अलग अलग है, तो 5, 6 का 30 दूनी 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम तो सभी लोग, या एक संख्या निकाल के आप काट लीजिए। 2 दूनी 4, 5 2 3 6, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 3 और 5, तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, इस प्रकार से एलसीएम निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो 4, 5, 6 का हमारा एलसीएम निकाल लेना है, 60 आ जाएगा। और यही तो कह रहा कि सबसे छोटा सारगुणज और सबसे बड़ा सारगुणज।
ठीक है। तो 4, 5, 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सारगुणज का अंतर निकाल लेना। और 5, 6, 10 का सबसे छोटा सारगुणज यानी एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। तो बस क्या करना है, 60 में 30 माइनस कर लेना है, 30 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका फार्मूला ही होता है कि सबसे छोटा सारगुणज का अर्थ यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित हो, वह होता है सबसे छोटा, जिसे हम क्या कहते हैं, HCF। ठीक है, वह छोटी छोटी जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ना उसमें बचना चाहिए। एलसीएम, सॉरी एलसीएम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नो डाउट। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पे अंतर बता देना। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाइए। देखिए, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में अंतर बता देना है। आसान भाषा में मैथ समझिए और एग्जाम में आसान भाषा में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 अंकों की संख्या हमारी क्या होती, 10,000 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यानी 999, 999 इसमें माइनस कर देना है। यानी हमें जोड़ घटाना जीरो वाला आना चाहिए। तो जीरो होता है तो यहाँ पे पहली संख्या को 10 माना जाता है, तो 10 में 9 गया 1, इसके बाद 9 ही माना जाता है, 0 0। अब इसको भी 9 माना जाएगा, तो हमारा क्या है, 9001 आ जाएगा। ठीक है, 10 को फिर 9 माना जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे हासिल ले लेते हैं। तो 9001 जिस ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से जैसा आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नो डाउट। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 27,777 प्राप्त करने के लिए 7077, 7707 और 7007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। देखिए, कन्फ्यूजन दिया गया है, केवल 7 7 दे के 0 आगे कभी पीछे कभी बीच में लगा के, केवल आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वही संख्या को देखने से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हो जाती है। बस यही तो चीज़ें कर रहा है, एग्जाम में यही चीज़ें होती हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, इन तीनों को जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने के बाद फिर हमारे कह देना कि x संख्या जोड़ने पर हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। फार्मूला लगा लीजिए, इन संख्या के जोड़ने पर, इसके बाद माना कि इस पर x जोड़ने पर हमारी योगफल कितनी संख्या 27,777 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेना है। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना जाए, 21,791 आएगा। कितना जाएगा, 21,791 आ जाएगा। माना कि इसमें x जोड़ने पर हमारी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी 27,777, 27,777 संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस यहीं से आपसे x की वैल्यू निकाल लेना है। 27 में से आपको 21,791 माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5986, 5986 आपके x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके बी ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। इतना भी कठिन नहीं पूछा गया था जितना आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या 2/3 खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, प्रश्न बड़ा है लेकिन इसको आसान करना, सॉल्व करना आसान है। कैसे आसान हो जाता है, आइए समझते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे आसान हो जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी गई है, 320, 320 विद्यार्थी हैं, और कुल विद्यार्थियों की संख्या में 1/4 कितनी कह रहा है, लड़कियां हैं। मतलब 320 गुणे 1/4 क्या हो जाएंगी, लड़कियां। 1/4 का मतलब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 4 8 32, मतलब 80 क्या हो गई, यहाँ पे लड़कियां निकल के आ गई। इसके बाद अब क्या करने हैं, लड़कों की, शेष लड़के हैं तो बस कुछ नहीं करना है, 320 में आपको 80 माइनस कर लेना है। अब लड़कों की संख्या 240 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 80 लड़कियां हो गई, 240 लड़के हो गए। अब यहाँ पे समझिएगा, लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, 2/3
मतलब 240 जो लड़के हैं इसमें से 2/3 खिलाड़ी हैं, 2/3 खिलाड़ी हैं। यहाँ पे काट लीजिए, 3 8 24 80, 80 दूनी 160। 160 क्या हो जाएगा, लड़के जो खिलाड़ी हैं। इसके बाद क्या है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो भैया ये बताइए 240 लड़के हैं जिनमें से 160 खिलाड़ी लड़के हैं, बस इनको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 80 हमारे क्या हो जाएगा, 80 जो वो एक होंगे खिलाड़ी नहीं, लड़के खिलाड़ी ना होंगे, लड़के की संख्या जो खिलाड़ी ना हो वह है 80। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सही, कुछ नहीं करना, जो जो प्रश्न कहता जाता है वही चीज़ें आपको करते रहना है, आपका प्रश्न आसान हो जाएगा, जैसे आपके डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। कोई भी दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा फीडबैक आपको क्या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या आ सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये C-TET में आए हुए प्रश्न हैं और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नाम नंबर्स बदल जाता है लेकिन जो पूछने का तरीका है वही रहता है, संख्याएं बदल दी जाती हैं, सॉल्व करने का तरीका वही होता है। अगला प्रश्न है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 40 का भाड़ा दिखाता है। एक टैक्सी क्या करता है, अगर 2 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए कितना रुपए पे करना पड़ता है, 40 का किराया देना पड़ेगा, 40 रुपये। लेकिन उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा 15 का भाड़ा हो जाता है 2 किलोमीटर के बाद। तो इसमें क्या किया, मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दे दिया। तो उसके घर के उसके ऑफिस की दूरी बता दीजिए। तो पहले मान लीजिए 2 किलोमीटर में 90 में आप 190 में 40 माइनस कर दीजिए 2 किलोमीटर के लिए। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम में लगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए एग्जाम में सरल भाषा में कैसे लगाएं, ऐसे में क्या समय वेस्ट हो जाता है। तो आपको एक ट्रिक फार्मूला अपनाना है, और ट्रिक फार्मूला क्या है आइए देखते हैं। देखिए 2 किलोमीटर यात्रा के लिए किराया कितना दे रहा है, 40 रुपये दे रहा है। शेष यात्रा के लिए रुपए कितने हो गए, 190 माइनस 40 कर लीजिए 150। 1 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, ये 2 किलोमीटर के बाद 15 रुपये देना पड़ रहा है। 150 में कितने, 150 रुपये में कितने किलोमीटर जाएगा, 1/15 कर देना है। क्या करना है, 150 में कितने किलोमीटर जाएगा, तो गुणे 1/15 कर दीजिए, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर ये हो गया और पहले 2 किलोमीटर गया था, 10 धन 2 कितने हो गए, टोटल 12 किलोमीटर हो गए। तो उसके 190 रुपये देना पड़ेगा, कितने घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी उसकी, 12 किलोमीटर हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होता है। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो बाल्टी की धारिता यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, पहले प्रीवियस पेपर कर लेते हैं, फिर मैथ्स के कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे धारिता वाला प्रश्न है, केवल आपका 2 से 3 लाइन लगाना है और 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कैसे, आइए देखते हैं। बाल्टी में पानी की मात्रा 2/7 भाग है, खाली भाग निकाल लेना। तो 1 माइनस 2/7 बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/7, क्या आ जाएगा, खाली भाग निकल के आ गया। भाई एक बाल्टी हो गया, एक में से 2/7 भाग भरा हुआ है, तो 5/7 क्या हो गया, खाली हो गया। तो 5/7 भाग पानी भरने के लिए आवश्यकता पानी की मात्रा कितनी होगी, 15 लीटर यहाँ पे दिया गया है। 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है, बाल्टी की धारिता क्या होगी। तो पूरे बाल्टी की धारिता क्या निकल के आ गई भाई, अब 15 ये हो गया प्लस 7/5 वो हो गया जो खाली है, टोटल हमारा कितना आ गया, 21 लीटर निकल के आ गया, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों एक रेलगाड़ी स्टेशन से ए से 17:40 अर्थात 5:40 बजे चलती है। रेलवे में 24 घंटा की घड़ी होती है, इसलिए इस प्रकार लिखा रहता है। ठीक है, स्टेशन बी तक उसी दिन जो है 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में कुल लगा समय बताना है, यानी मिनट में आपको घटाना, केवल जोड़ घटाना गुणा भाग यही पूछा जाता है। जो कहा जाता है बस वही करते जाइए, आसान हो जाता है। देखिए रेलगाड़ी का स्टेशन ए से चलने का जो समय दिया गया है, हमारा दिया गया है 17:40 और स्टेशन बी तक पहुंचने का समय 22:15।
तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय कुछ नहीं करना है, 22:15 में 17:40 को माइनस कर लेना है। अब आप बोलेंगे ऊपर 15:40 कैसे माइनस होगा, तो यहाँ पे जो 22 लिखा हुआ है यहाँ पे 21 लिख दीजिए और यहाँ पे 60 मिनट ऐड कर दीजिए, तो 60 धन 70 यानी 75 मिनट हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, 3 आएगा, 35 मिनट यहाँ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 4, 11 में 7 गए 4, तो 4 घंटे 35 मिनट आपकी निकल के आ गए। तो 4 घंटे 35 मिनट आप देखेंगे सी ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है सी-टेट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आसान भाषा में समझना है तो इस फैमिली से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये फैमिली याद नहीं कराती है, ये फैमिली आपको समझाती है, ये परिवार आपको समझाता है, क्योंकि ये परिवार है। परिवार कभी आपको समझाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। और ये टीचर्स फैमिली है। एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब आप बोलेंगे सिंपल कैसे हो गए, इतना सारा दिया गया है। देखिए, तार की लंबाई टोटल 90 सेंटीमीटर, तो तार को मोड़कर आयत बनाने पर यानी आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। जहाँ पर चौड़ाई आपकी 15 सेंटीमीटर प्रश्न पर भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 गुणे लंबाई चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दी गई है बराबर 90 कर दीजिए। 2L प्लस 30 बराबर 90 कर दीजिए। 2L बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। L बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमने कितने निकाल लिया, 30 निकाल लिया। चौड़ाई प्रश्न पर ही दिया गया 15 होता है, बस गुणा कर लीजिए। 30 गुणे 15 था 450 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 450 वर्ग सेंटीमीटर बी ऑप्शन में जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। देखिए, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या अर्थात 4 + 4 धन 2/3 गुणे 90, अर्थात क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, 4 और 2/3 समकोणों डिग्रियों की संख्या। समकोण मतलब सभी लोग जानते हैं 90। जो प्रश्न कह रहा है वही हमने लिखा, कुछ अलग से हमने नहीं लिखा है। बस इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम ले लीजिए आप, 3 आ जाएगा और 4 3 12 2 14, 14/3 गुणे 90 कर दीजिए। और 90 है तो यहाँ से 30 कट जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 14 गुणे 30 कर दीजिए यानी 420 आ जाएगा। 420 आ गया ना। तो बस कुछ नहीं करना है, आपके प्रश्न में जो 395 दिया गया है ना, इसी में 420 को आपको माइनस कर लेना है। तो 5 आपका कितना कर लेना, 420 है। 420 में आ गया आपका। अब इसमें 395 आपको माइनस कर लेना है। 5 आ गया और 2 आ जाएगा, तो 25 यहाँ पे जो है। तो 4 2/3 समकोणों के डिग्रियों की संख्या 395 से कितना अधिक है, 25 अधिक है। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान करना है। देखिए, यहाँ पे देखा जाए इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, या इसके सभी कोण 90 अंश के हैं। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपका एक पेपर में पिक्चर आएगा, यानी स्क्रीन पर दिया रहेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान देना है।
तो इस प्रकार के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया है वह जो सी ऑप्शन दिया गया है उस पर आयत या वर्ग ये आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, आयत वर्ग के गुण क्या होते हैं? देखिए, आयत और वर्ग के गुण क्या होते हैं ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। इसकी 4 भुजाएं होती हैं, सभी लोग जानते हैं। ये एक बंद आकृति होती है, चारों ने खुला नहीं होता, बंद आकृति होती है। इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर या समांतर, आमने सामने भुजाएं बराबर या समांतर होंगी। और इनके सभी कोण क्या होते हैं? 90 के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आयत और वर्ग की पहचान क्या है? तो देखिए, ये हो गया हमारा आयत और ये हो गया वर्ग। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाएं, बाकी सेम कंडीशन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिखेगा लेकिन सलूशन छोटा है। 25 विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं और इन प्राप्तांकों में ये बताना कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। तो ये नंबर सीरीज होता है, इसमें लिखा जाता है आपको एक पहले छोटा क्रम लिखेंगे जो छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा ऐसा लिखते जाएंगे। तो 32 और 42 के बीच हमारे कौन कौन से आते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। इसमें से 32 और 42 के बीच आएगा 33 आएगा, 33 2 बार दिया गया है। इसके बाद 34 आएगा, 35 भी आपका इसमें 2 बार दिया गया है। इसके बाद 36, इसके बाद 37, इसके बाद 38 और 39 भी आपके इसमें 2 बार दिया गया है और 40 भी 2 बार दिया गया है। तो टोटल हमारे गिन लीजिए 12, 4 3 12। तो टोटल हमारे 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर जो है 32 और 42 के अंक जिन्होंने प्राप्त किया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये होता है थोड़े समझने का, कौन कौन से अंक आपको देखने का, ये चीज़ें देखी जाती हैं एग्जाम पर। और अगला प्रश्न है, तालिका दी गई, एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दी गई। देखिए, एक आएगा, कभी फल दिया जाएगा, कभी सब्जी का आ जाएगा, कभी कुछ का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का आ गया, कोई सामान का आ जाता है, शक्कर गुड़। एक प्रश्न या 2 प्रश्न इस प्रकार का जरूर आता है। ठीक है, और 6 दिनों में यहाँ पे दिया गया कि उसने सोमवार को 28 कंप्यूटर बेचे, मंगलवार को 25 बेचे, बुधवार को 37 बेचे, बृहस्पतिवार को 23 बेचे, शुक्रवार को 38 बेचा, शनिवार को 25 बेचा। ये संख्या दी गई। तो इन संख्याओं को देखते हुए फिर आपको नीचे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सोमवार, बुधवार, शनिवार के विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटर कुल संख्या का अंतर है। बस अब समझ गए ना, बहुत जोड़ घटाना केवल। अब सोमवार, बुधवार, शनिवार, अब इन तीनों को हमारा कितना जाएगा, कितना कितना बेचा है आप देखेंगे। सोम, बुध, शनि, ये हो गया सोम, बुध और शनि, 28, 37 और 25, इसको जोड़ लेंगे, टोटल आ जाएगा 90। ठीक है, अब कह रहा मंगल, बृहस्पति, शुक्रवार, इसके बाद मंगल, बृहस्पति, तो मंगल, बृहस्पति, शुक्रवार, 25, 37, 38, इसको 25, 23, 38, 23 सॉरी, देखते हैं 25, 23 और 38। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 86। तो 90 और 86 आप माइनस कर लीजिए बस। 90 में 86 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा ना। 4 हमारा बी ऑप्शन कह रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए, पैटर्न एक दिया गया है, इस पैटर्न को देखना है और बताना है। 1 का 1, 5 3 8 7 9 11 प्लस फिर 27 दे दिया गया है। इसके बाद पैटर्न कर रहा है 13 15 17 तो 19 धन 64। अब ये जो पैटर्न दिया गया है, अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी? दाएं पक्ष आपने समझ गया होगा। इसके लिए हमारा देखिए पैटर्न हमारा क्या होगा, देखिए बताते हैं। 64 तक हो गया। इसके बाद हमारा पैटर्न क्या कहेगा? इसके बाद पैटर्न आएगा 21 धन 23 धन 25 धन 27 धन 29 बराबर टोटल जोड़ेंगे 125। ये कैसे पैटर्न आ गए? देखिए, 5 3 8 के बाद अगली संख्या 9 ली गई, 9 7 11 27 आया। ठीक है, तो हमने यहाँ 11 तक था, तो इसके बाद 13 15 17 19 तक लिया गया। 19 के बाद फिर हमारा अगली संख्या 21 आती है, 21 23 25 27 29 तक लिया गया।
संख्याएं बढ़ते जाना, पहले 1 लिया, फिर 2, फिर 3 के बाद 4 लिया, इस बार हमें 5 संख्या लेना तो 5 संख्या हमने ले लिया। ठीक है, तो ये अगली संख्या में जो ये देखना है कि हमारा जो संख्या ली गई वो किस प्रकार की संख्या लिखी गई। तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा। पैटर्न हमारा जो दिया गया है वो इस पैटर्न पर कार्य होगा जो आपके डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा जो मैथ्स के 15 क्वेश्चन हमने पेपर सॉल्व किया। और अंत में देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कामयाब होने के लिए स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप पर स्वयं पर भरोसा है तो आप अवश्य कामयाब होंगे। जिस रास्ते पर हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसलिए कामयाब होने के लिए स्वयं पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, और इस बार सीटेट अवश्य क्लियर होगा, ये मन में भरोसा कर लीजिए और लग जाइए पढ़ने में, लग जाइए तैयारी करने में। नो डाउट इसी तरह आपको प्रिपरेशन में हेल्प करते रहेंगे। ये फैमिली केवल आप सभी के लिए सपोर्ट करने के लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट कीजिए। पहले हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद क्लास शुरू करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे, सॉल्व पेपर करेंगे, ताकि आपको जो है जो चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, जिस प्रकार के प्रश्न जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो भी हम करने जा रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम के पहले। तो सभी लोग तैयार रहें, इस बार सीटेट क्लियर कीजिए। मैं जयसवाल सर मिलता हूँ आपके इसी तरह अगले 7 PM में हमारी डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे